यूनिवर्स में। एंड दिस लेक्चर इज़ अबाउट योर रिवीजन लेक्चर ऑफ द फिजिक्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है वही कंटिन्यू हो रही है। ये उस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है आपका। एंड इससे पहले मैं आपकी ऑलमोस्ट सारी फिजिक्स जितनी मैंने पढ़ा दी है कवर करवा चुकी हूँ। वेव ऑप्टिक्स वाला जो है अपना लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि वो एक बड़ा चैप्टर भी है, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। वेव ऑप्टिक्स में आपका पहले इंटरफेरेंस आता है, फिर डिफ्रैक्शन आता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है, पोलराइजेशन आता है, इंटरफेरेंस आता है। तो सब कुछ कवर करवा दिया है, उस वीडियो को ज़रूर देखना। एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है तो इसको हम क्विक तरीके से देख लेंगे। एंड एक और पढ़ने वाले हैं क्रम्पटन इफेक्ट। ये मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया है लेकिन इस पे से क्वेश्चन आता है, तो दैट्स वाई आई एम थिंकिंग कि इसको भी मैं कवर करवा देती हूँ इसके साथ में। और एक तो छोटी छोटी चीज़ें होंगी लाइक विंड इफेक्ट, आपका डॉपलर इफेक्ट में क्या फ़र्क पड़ता है, रमान इफेक्ट, रेलेविस कैटरिंग वगैरह, वो मैं अभी साथ में कवर करवा दूँगी। ओके, सो मे बी वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो जाए बट देख लेना क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको नहीं करवाई है, इसके लिए आपको देखनी चाहिए वीडियो। ठीक है, सो लेट मी मूव टुवर्ड्स द कैनवास एंड इरेज दिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट की। देखो, जब आपका डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो जनरली हम साउंड के केस में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साउंड के लिए एप्लीकेबल है। ये लाइट, कोई भी आपकी कोई भी वेव है, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये, क्योंकि आपसे पूछ सकता है डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू साउंड वेव ओनली, लाइट वेव ओनली, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव ओनली, इस तरह से करके। ठीक है, तो इसका मैं आपको, ये बेसिकली हमने जो पढ़ रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी साउंड के केस में पढ़ रहे हैं। तो ये लाइट के केस में भी अगर आप पढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी तो हर एक वेव की होती ही है। इसमें ये होता है बेसिकली कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं जिसके पास से किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव आ रही है, तो अगर आप दूर जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, पास आते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देती है, कम सुनाई देती है, क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो आपका एक फॉर्मूला है बेसिक सा, अब वो देख लीजिए। एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी नॉट डी एस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए एफ डैश यहाँ पर ये जो है ये होती है आपकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अपरेंट जो आपको, जो एक्चुअल नहीं है, सिर्फ सुनाई देती है, दैट इज अपरेंट, मतलब नकली वाली जो होती है। एफ जो होता है ये आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स हो गई, या फिर आपकी जो रियल फ्रीक्वेंसी होती है वो। ये हो गया वी आपकी स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि हम साउंड के केस में देख रहे हैं। वी एस हो गया आपकी स्पीड ऑफ सोर्स, अगर आपका सोर्स मूविंग है या किधर भी मूव कर रहा है उस हिसाब से। वी नॉट हो गया स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, लाइक अगर आपकी बात हो रही है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पीड, तो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। अब अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग केसेस होते हैं और उसके हिसाब से इस फॉर्मूले में चेंजिंग आती रहती है। बेसिक फॉर्मूला आपका यही है। ठीक है, सो दिस इज़ योर बेसिक फॉर्मूला। अब हम इसको मैं इरेज करके आपको बाकी केसेस के हिसाब से ये फॉर्मूलाज करवा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप देखिए केस 1। केस 1 में आपका क्या होने वाला है, अगर आपका सोर्स जो है, जो आपका जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी आ रही है, वो आपका मूविंग है, एंड आपके जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर लिखते हैं ऑब्जेक्ट में, सॉरी, ऑब्जर्वर जो है वो आपका स्टैटिक है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी पी वी। अब देखो इस सिचुएशन में भी ना आपकी दो चीज़ें बनेगी। आपका है सोर्स मूविंग, तो अगर आपका मूविंग सोर्स अवे जा रहा है तो अलग कंडीशन होगी, और अगर आपका मूविंग सोर्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर आ रहा है तो अलग कंडीशन होगी। लाइक ये है ट्रेन और ये हो आप ऑब्जर्वर। अब अगर ये ट्रेन आपकी तरफ आ रही है तो आपको अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, आपको बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जितनी जितनी पास आएगी ट्रेन उतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी। और अगर दूर जा रही होगी ट्रेन तो जितनी दूर जाएगी ट्रेन उतनी ही आपको कम आवाज़ आएगी। आप जब यहाँ पर देखते हैं आपका ऑब्जर्वर जो है, वो अगर स्टैटिक हो गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ज़ीरो रखने के बजाय नहीं लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो खाली वी सॉरी वी आ गया। नीचे आपका वी और वी एस है, यहाँ बीच में अब आपको सोचना है कि आपका प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखिएगा, अगर आपकी ट्रेन
अवे जा रही है मतलब दूर जा रही है, तो दूर जाएगी तो आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी सुनाई देगी, आपको कम सुनाई देगी। ये कम सुनाई देगी मतलब ये पूरा आपका कम होना चाहिए। आपका इस पूरे नंबर का कम होने के लिए क्या ज़रूरी है, आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर का हिस्सा ये वाला बड़ा हो। इसको बड़े होने के लिए आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। देखो अगर सपोज आपका लिखा हुआ है 10/2 लिखा है, ठीक है, इसको आपने कट करा, आपका 5 आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा हमारी दूर जा रही है, हमारी ये पूरी वैल्यू कम होनी चाहिए, तो मतलब हमने डिनोमिनेटर को बढ़ा देना है। तो हमने क्या करा, 10 से बढ़ा के 2 से बढ़ा के इसको 5 कर दिया। अब 5 किया तो हमारा कितना आ गया 2। हमारी ये वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, पहले 5 थी अब डिक्रीज़ हो गई। तो इस ओवरऑल वैल्यू को डिक्रीज़ करने के लिए डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ करना पड़ता है, और इंक्रीज़ करने के लिए हमने ऐड करा। सिमिलरली फ्रिक्वेंसी अगर आपकी अब ये टुवर्ड द ट्रेन आ रही है, अब आप बताइए मुझे, अगर ट्रेन की तरफ आ रही है ये आपको, तो आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी देने के लिए आपको ये सारा ऊपर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ये पूरा जितना भी आपका फॉर्मूला है। और इसको इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर कम कैसे होता है, माइनस से। सेम वही चीज़, मान लीजिए 10/5 था, अगर आपको अब इस पूरी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर कम कर दिया तो आपकी ये वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, अब इसी तरह से हम केस 2 देखते हैं। केस 2 में आपका क्या हो गया कि अब आपका जो सोर्स है, जो ट्रेन थी वो एक जगह स्टेशन पे चुपचाप खड़ी है, वो नहीं हिल रही, वो स्टेशनरी हो गई या स्टैटिक, आप कुछ भी बोल दो। और जो आपका ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है। सपोज ट्रेन खड़ी है स्टेशन पे और आप उसकी तरफ जा रहे हो, प्लेटफॉर्म की तरफ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन मतलब आप ट्रेन की तरफ जा रहे हो या ट्रेन से दूर जा रहे हो। अब देखो आपकी सोर्स की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर स्टैटिक हो गई, तो आपकी सोर्स की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तो आपका यहाँ नीचे तो 0 हो गया, तो उसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर ऊपर आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। अब सपोज आपका ऑब्जर्वर जो है वो ट्रेन से दूर जा रहा है, तो ट्रेन से अगर दूर जाएगा तो इस कंडीशन में आवाज़ क्या होगी, कम होगी। कम करने के लिए हमें ये भी पूरा कम करना पड़ेगा। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, इस वाले टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये चीज़ कम हो रही है तो आपका ये भी कम होगा। कम करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी एफ V/V V0। अब अगर आपकी टुवर्ड आ रही है, ठीक है, टुवर्ड आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपको आवाज़ तेज़ सुनाई देगी। तेज़ सुनाई देगी मतलब आपको पूरा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और सिंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर ये इंक्रीज़ कैसे होगा, ऐड करने से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी समझ में आ गया वे टू वॉट का। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में आपका क्या है कि आपका जो सोर्स है वो मूविंग है, और जो आपका ऑब्जर्वर है वो भी मूविंग है। दोनों लोग मूव कर रहे हैं। और जब दोनों मूव कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, आपकी सपोज मान लो अगर आपके दोनों चीज़ें टुवर्ड ईच अदर आ रही हैं, आपका ये बंदा खड़ा था, ये भी इधर जा रहा है, और ट्रेन जो थी वो भी इधर आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में फ्रीक्वेंसी में क्या होगा आपका बताइए। पहली बात तो दोनों मूविंग है तो आपकी दोनों चीज़ें लिखी जाएंगी। ठीक है, अब अगर दोनों एक दूसरे को सुनाई दे रही हैं तो इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी तेज़ सुनाई देगी, है ना। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी। तो फ्रीक्वेंसी तेज़ सुनाने के लिए आपको ये पूरे वैल्यू इंक्रीज़ करनी पड़ती है। अब ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ क्या हो जाता है, आपका ऐड हो जाएगा। और ये नीचे वाला टर्म क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इंक्रीज़ करने के लिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, आ रहा होगा समझ में कैसे बना रही हूँ मैं फॉर्मूला, बस आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, बाकी सिर्फ एग्ज़ाम में आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा कि टू और ईच अदर का ये फॉर्मूला है, इसका वो फॉर्मूला है, इसका ऐसा। इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो आपको सॉरी रटना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही सब दिमाग में रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों एक दूसरे से अवे जा रही हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम ईच अदर। ये बंदा आपका खड़ा इधर जा रहा है और ये ट्रेन आपकी इधर जा रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी आपको कम सुनाई देगी। अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो ये भी आपका कम होना चाहिए। अब ये कम होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपकी ये वैल्यू भी कम होगी। कम होने के लिए माइनस करेंगे। एंड सिंस ये कम हो रहा है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नीचे वाला, तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब एक और कंडीशन आप ये देखिए। इस कंडीशन में आपका जो है जो पर्सन है, जो ऑब्जर्वर है वो अवे जा रहा है, और जो ट्रेन है वो टुवर्ड आ रही है। मतलब क्या कंडीशन,
ये बंदा है, ये तो अभी जा रहा है, और ये ट्रेन है, ये इसकी तरफ आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ पर अभी आप ये नहीं बता सकते कि आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी क्या डिक्रीज़ होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि ये किस स्पीड से दूर जा रहा है और ये किस स्पीड से पास आ रही है ट्रेन। अब हम सिर्फ ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमारा अवे जाएगा तो अवे की कंडीशन में हमारा क्या होता है, डिक्रीज, हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो कम सुनाई देती है। तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर को माइनस करना पड़ेगा। और अगर हमारा ट्रेन टुवर्ड्स आ रहा है तो ट्रेन को टुवर्ड लाने के लिए, ट्रेन को पास लाने के लिए हमें क्या करना होता है, जब ट्रेन पास आएगी तो हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, मगर ट्रेन नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस करेंगे, टुवर्ड आ रही है ना, तो टोटल की हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी ना, तो हम इसको भी माइनस कर देंगे। ठीक है। अब हमारी एक और कंडीशन, इसमें अगर आपका ऑब्जर्वर जो है वो टुवर्ड जा रहा है और ट्रेन जो है वो अवे जा रही है, ये हो गया ऑब्जर्वर आपका, ये हो गई ट्रेन, ट्रेन इधर जा रही है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, ये वी नॉट वी वी एस। अब देखो, ट्रेन ऑब्जर्वर टुवर्ड जाएगा, मतलब ऑब्जर्वर पास जाएगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो ऑब्जर्वर वाला ऐड हो जाएगा। ट्रेन अभी जा रही है, ट्रेन दूर जाएगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी तो आपका डिनोमिनेटर वाला इसका डिक्रीज़ करेगी तो अपोजिट होगा, अपोजिट मतलब ये ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके 8 फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन इनको रटोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, और समझ लोगे तो आप 1 मिनट में क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर बना सकते हो। ठीक है। तो अब मैं इसको, ये आपने देख लिया, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। एक मिनट गाइज, आई एम डाउटिंग कि हाँ ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ओके गाइज, सो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें, जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ द विंड इफेक्ट। कि अगर आपका डॉपलर वाला केस है, आपकी ट्रेन आ रही है, ऑब्जर्वर आ रहा है, कुछ भी है, तो उसमें विंड का क्या इफेक्ट होता है अगर विंड चल रही है। तो देखो, अगर स्पीड ऑफ विंड एंड स्पीड ऑफ सोर्स दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप उन दोनों को ऐड कर दोगे। और अगर स्पीड ऑफ विंड और स्पीड ऑफ सोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में है, तो इस केस में आप क्या करोगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बस यही एक कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद जो भी आपकी फाइनल आएगी, फिर उसको आप बी एस की जगह पुट करोगे फॉर्मूले में अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द बीट। देखो भाई, बीट क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपकी एक फ्रिक्वेंसी होती है F1, कोई और फ्रीक्वेंसी होती है जो इसके बिल्कुल सिमिलर होती है या इसके बहुत नियरर की होती है F2, बट सेम F1 नहीं होती है, उसके नियरेस्ट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं एक दूसरे से मिल जाती हैं, इंटरफ्रेंस कर जाती हैं बीच बीच में, फिर अलग हो जाती हैं, फिर मिल जाती हैं। तो इस तरह से होता रहता है। तो वो कंडीशन जब ये मिलती हैं और जब ये अलग होती हैं, तो इनके बीच में जो होता है वो गैप होता है बहुत ज़्यादा। देखो, जब मिलेंगी एकदम से तो बहुत हाई आपको आवाज़ आएगी, और जब अलग होंगी तो बहुत हल्की आवाज़ आएगी। तो ये होगा आपका राइज, जब मिली तो बहुत हाई आवाज़, फिर जब ये कम हो गई तो ये फॉल। इन दोनों के बीच का जो गैप हुआ राइज और फॉल का, इसको हम कहते हैं बीट। ठीक है। और फॉर्मूला आप इस तरह से देख लीजिए, बीट राइज में जो आपकी फ्रिक्वेंसी है माइनस फॉल पे जो फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। तो दिस इज योर बीट का फॉर्मूला। इसके ऊपर का न्यूमेरिकल मैंने करवाया है आपको, जो जब आपको पढ़ाया गया है चैप्टर डिटेल में, उसे प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उस तरह से आता है, और उसमें आपके ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द क्रम्पटन इफेक्ट। ये भी कुछ मैंने आपको पहले पढ़ाया नहीं है, बट कोई बहुत बड़ा टफ टॉपिक नहीं है, 1 मिनट का टॉपिक है ये भी। 1 मिनट करने में 5 मिनट का। देखो, क्रम्पटन इफेक्ट कुछ नहीं है, बेसिकली होता क्या है कि सपोज आपका ये है एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपकी एक आ रही है फोटो। ठीक है। कहीं से ये लाइट आ रही है, लाइट वेव के पास क्या होता है, आपका फोटोन होता है, आपको पता है। अब फोटोन आया और इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा अगर, तो ऐसा तो नहीं है ये इससे ऐसे जुड़कर रह जाएगा, ये दोनों मूव करेंगे। मूव करके मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन चला जाता है इधर, और आपका इलेक्ट्रॉन चला जाता है इधर, और आपका फोटोन आ जाता है इधर। ठीक है। फोटो यहाँ बीच में से नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है। अब अगर गिव मी अ सेकंड गाइस, गिव मी अ सेकंड, नॉर्मल मान लीजिए,
ठीक है। आपका ये जो ऊपर का है, ये दिस वन, दिस थिंग, एक एंगल आपका यहाँ पे बनेगा, आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, थीटा या जो भी आप देना चाहें, और एक एंगल यहाँ बनेगा, इसको भी आप कुछ नाम दे दीजिए, फाई। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गया, फोटोन गया। अब देखिए, सपोज ये फोटोन आ रहा था एक एनर्जी ई से, ये इससे टकराया, एनर्जी यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन, ये स्टैटिक था तो इसके पास हो गई जीरो एनर्जी। अब ये टकराया जिसकी वजह से मूव हो गया, तो इसका मतलब ये इसने अपनी थोड़ी एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी फोटोन ने। तो सपोज ई डैश इसने ट्रांसफर कर दी, तो फोटोन के पास कितनी एनर्जी रह गई, ई माइनस ई डैश। हम कह देते हैं ये है ई डबल डैश। ओके, सो दिस इज द एनर्जी जो है अभी फोटोन के पास रह गई है। अगर आप इन दोनों में बताओगे तो इसमें और ई डबल डैश में किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ई डैश के पास ज़्यादा एनर्जी है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर अब सिंस देखो हमारा फोटोन क्या होता है, हमारा एक तरह से वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है, हमने ये चीज़ पढ़ी है ड्यूअल नेचर में। लेकिन इन जनरल इसके पास क्या होता है, वेव लेंथ होता है ना, तो हम वेव लेंथ वाला फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, एच सी बाई लैमडा इज मोर देन एच सी बाई लैमडा डैश, ऐसे लिख सकते हैं। एच सी कॉमन है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वन बाई लैमडा इज मोर देन वन बाई लैमडा डैश। ठीक है, अब अगर हम रिवर्स कर देते हैं, इस लैमडा को ऊपर ले आते हैं, तो लैमडा इज लेस देन लैमडा डैश हो जाएगा। ठीक है, अब आपका लैमडा इज लेस देन लैमडा डैश हो गया। सपोज अगर मैं इस लैमडा को इस तरफ ले आती हूँ एरो के, तो लैमडा माइनस लैमडा डैश ये इस तरफ आएगा, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगा के सिर्फ इक्वल्स टू का ही साइन लगा देती हूँ, और यहाँ पर एक कुछ नंबर आ जाएगा। ठीक है, जीरो नहीं है, कुछ और आएगा, क्या आएगा ये बताती हूँ उसको। तो आपका एक, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका क्रम्पटन इफेक्ट में एक तो ये चीज़ आती है, आपका जो इंसिडेंट फोटोन है उसका वेवलेंथ, इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ आपका लेस देन होता है स्कैटर्ड फोटोन के वेव, इस वाले को बोलते हैं आप स्कैटर्ड, क्योंकि स्कैटर किधर चला गया, स्कैटर्ड फोटोन के वेवलेंथ से। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका अगर आप इधर शिफ्ट कर देते हो तो एक आपका बनता है लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, इसको आप कहते हैं क्रम्पटन शिफ्ट। क्या बोलोगे आप, क्रम्पटन शिफ्ट। ठीक है, बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखने का है आपका। अब ये क्रम्पटन शिफ्ट कितने के इक्वल होती है, देखो गाइस यहाँ पर एक बड़ा सा चीज़ आती है कैलकुलेट करके एक बड़े से डेरिवेशन के बाद, जिसमें का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ उस ब्लैंक के अंदर क्या फिल होता है। इसको एक बार मैं इधर से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ पार्ट। देखो आप यहाँ देखोगे लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, और ये इक्वल होता है आपके एच अपॉन में एम सी वन माइनस कॉस थीटा, थीटा का सॉरी फाई ले लो, सॉरी फाई, फाई ये जो एंगल आपका है ना, ये वाला फाई लिया है ना मैंने, जो आपका फोटोन के साथ एंगल बनता है ना, वो एंगल लेते हैं आप, क्योंकि वेवलेंथ है ना तो फोटोन के साथ वाला लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर हम कंसीडर करते तो हम ये वाला लेते, लेकिन हमने फोटोन कंसीडर किया है तो हम फाई वाला लेंगे। फाई इज द एंगल ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। ठीक है, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसके ऊपर क्वेश्चन शायद आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन डायरेक्टली आपसे फार्मूला ज़रूर पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये आपका चेंज इन फ्रिक्वेंसी, चेंज इन वेवलेंथ है आपका, यहाँ से आपका चेंज होकर यहाँ पर आया, तो इसको आप डी लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हो। ओके, एक मिनट, पूरा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज़ें क्या हैं आप वो देख लीजिए। पहला चीज़ आता है आपकी मिनिमम क्रम्पटन शिफ्ट आपकी कब होगी। ठीक है, मिनिमम क्रम्पटन शिफ्ट। अब देखो यार, मिनिमम मतलब क्या है, मिनिमम कितना कम हो सकता है, मिनिमम मतलब कि ये ज़ीरो हो जाए, सबसे कम तो ज़ीरो ही होगा, ज़ीरो से कम तो हो नहीं सकता। तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश के ज़ीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरा टर्म ज़ीरो करना पड़ेगा। अब एच एम और सी ये तो ज़ीरो हो नहीं सकते, वन ज़ीरो हो नहीं सकता, बचता है कॉस फाइव। कॉस फाइव में अगर आप फाइव की जगह पे 90 पुट कर देते हो ना, सॉरी 90 नहीं, फाइव की जगह पे अगर आप 0 डिग्री पुट कर देते हो, तो देखो आपका क्या आ जाएगा, ये वन आ जाएगा। देखो एच एन सी वन माइनस कॉस 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे तो एच एन सी वन माइनस कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन, तो वन माइनस वन ज़ीरो, आपका कितना आ जाएगा फिर एच एन सी इंटू ज़ीरो, फाइनली ज़ीरो, तो दैट इज ज़ीरो। तो आपकी मिनिमम क्रम्पटन शिफ्ट कब होगी, जब आपका फाई कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, दूसरी एक चीज़ क्या आती है आपकी मैक्सिमम क्रम्पटन शिफ्ट। मैक्सिमम क्रम्पटन शिफ्ट आपकी कब होगी,
देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आपका ये पूरा का पूरा एच एम सी एज इट इज़ बच जाए, इसमें से कुछ भी माइनस ना हो। तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन होगी कि आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से मल्टीप्लाई कब करोगे, जब आपका इधर वाला टर्म जो है cos फाइव वाला टर्म, ये वाला cos फाइव वाला टर्म आपका 0 हो जाए। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इक्वल्स टू एच बाई एम सी 1 माइनस कॉस फाइव की जगह आप 90 डिग्री पुट कर दो। तो जब आपने कॉस 90 डिग्री पुट करा तो आपका ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0 कितना बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। तो 1 से इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सिर्फ इतना रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम क्रम्प टाइम शिफ्ट। तो आपको क्या पता चला, आपकी मिनिमम क्रम्प टाइम शिफ्ट कब होती है, जब आपका फाइव कितना होगा, 0 डिग्री। एंड आपकी मैक्सिमम क्रम्प टाइम शिफ्ट कब होगी, जब आपका फाइव कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। अब जब आपने मैक्सिमम क्रम्प टाइम शिफ्ट की बात करी है तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, देखो मिनिमम में तो आपकी 0 हो जाती है, उसको तो सॉल्व भी नहीं करना। मैक्सिमम में लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपना कितना हो जाता है, एच बाई एन सी हो जाता है। इसकी अगर आप सारी वैल्यूज़ रख के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.024 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि आपकी मैक्सिमम क्रम्प टाइम शिफ्ट कितनी होगी, तो डायरेक्ट आपका ये आंसर है, इसके लिए आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके गाइस, अब इसके बाद एक चीज़ आती है रेलिंग स्कैटरिंग, उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसको भी देख लेते हैं हम। इसको मैं बस इरेज कर दूँ बोर्ड को। न्यूटन इफेक्ट के बारे में पढ़ाया था, इसको मैंने एक प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस पे थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने बिल्कुल एक साफ़ सुथरा तरीके से लिख दिया है, क्योंकि पहले बहुत गिचड़ मिचड़ मच गई थी उसमें। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज करती हूँ। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले नहीं लिया है तो प्लीज़ टेक इट फास्ट। जब तक ये इरेज हो रहा है बोर्ड, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेलिक स्कैटरिंग। रेलिक स्कैटरिंग, ठीक है। अब रेलिक स्कैटरिंग में आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट कितनी होती है आपकी, 1 बाय लैम्डा की पावर 4। ये चीज़ याद रखनी है, 1 बाय लैम्डा की पावर 4। ओके, दिस इज द, बस ये आप इतना सिर्फ मोर देन एनफ है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और आप इतना कर लीजिए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर क्रम्पटन इफेक्ट और उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें। इससे बाहर क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि आ सकता है आपका विद फ्रॉम दिस टॉपिक। तो हियर इज द, बाकी आपको और कुछ अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। एंड फिज़िक्स का ना आपका यहाँ पर ये जो है एंड हो जाता है आपका ये वाला टॉपिक का। एंड जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है फिज़िक्स में, उसको मैं ऑलमोस्ट आपको सब रिवाइज़ करवा चुकी हूँ, एक्सेप्ट छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने एक्स्ट्रा में आपको पढ़ाए होंगे, क्योंकि अब उसको पढ़ाने बैठते तो दोबारा से आपके 30-40 लेक्चर रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट और गाइस देख लीजिए आप, दैट इज़ द मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक, ये आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है मैक्सवेल इक्वेशन। 4 हैं आपकी, कोई सी भी पूछी जा सकती है। डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल्स टू रो ई नॉट। ठीक है, दूसरी है, सॉरी डेल डॉट है पहले, डेल क्रॉस, दूसरी है डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल बी वेक्टर बाय डेल टी। ठीक है, डेल डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 एंड डेल क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड गई है, बी वेक्टर बाय डेल टी। ओके, दीज आर द 4 इक्वेशंस, ये आपको याद होनी चाहिए, इनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो इसको। ठीक है, जैसे भी कुछ रिलेट करो, लाइक डेल डॉट ई है, सबसे पहले डॉट है आपका, डॉट आपको सिंपल सा दिख रहा है, तो आपके इसके साथ एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने क्रॉस लगा दिया तो क्रॉस थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसके साथ थोड़ा बड़ा टर्म बन गया माइनस डेल बी बाय डेल टी। बी के साथ आपका पहला वाला 0 आ गया, और क्रॉस के साथ वाला इतना बड़ा सा स्टेटमेंट है, इसको 2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ओके गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपसे अगर पावर डेंसिटी
या फिर पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका होता है 1/इम्पिडेंस H इंटू बी भी हो सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे सकता है या फिर वो बी भी हो सकता है, ई होता है फिजिक H। ठीक है, एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड एच और इम्पीडेंस इनके बीच का रेशियो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्या रेशियो होता है आपको ये मैं करवा भी चुकी हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ईटा एच, यही होता है रेशियो, ये होता है। आई विल चेक इट। ओके, सो दीज आर द 2-3 स्मॉल स्मॉल थिंग्स। बाकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का पूरा एक चैप्टर है, बट अब उतना टाइम नहीं है कि आप उसको पढ़ें और उसको रिवाइज करें, उससे क्वेश्चंस करें। तो जितना कर लिया उतना कर लेना, मैथ्स में जितना करवा दिया वो अच्छे से कर लेना। और बाकी है अभी 1-2 दिन और, तो हमारा जितना भी हो सकता है, मैं अब सोच रही हूँ मैथ्स का रिवीजन ना करवा के आपके लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज ले आती हूँ। फिजिक्स का करवाना इसलिए ज़रूरी था यार क्योंकि इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत से फॉर्मूले होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। मैथ्स में क्या है, आपको लिमिट्स है, टॉपिक है, पता है लिमिट्स पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है, कैसे लिमिट निकालते हैं, एक बार समझ में आ गया आप सब निकाल लोगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक बार करना आ गया तो सब कर लोगे। तो मैथ्स इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, तो उसमें तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिजिक्स में रिवीजन का मुझे लग रहा था ज़रूरत है क्योंकि बहुत से फॉर्मूलाज हो जाते हैं इसमें इकट्ठे जो आने चाहिए आप लोगों को, एक बार रिकॉल हो जाते हैं सारे। तो इसीलिए फिजिक्स का मैं ये कंप्लीट करवा दिया और अब मैं कल से आपके लिए क्वेश्चन ले आऊँगी। और पहले मैंने कहा था कि मैं आपकी 20 के बाद क्लास नहीं लूँगी, चांसेस हैं कि मैं आपकी 23 या 24 तक क्लास लूँ, एंड उसमें अब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी जितने ज़्यादा हो सकेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी गाइस। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड।